दोस्तों आज हमारी लैपटॉप बाइंग गाइड की और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप लैपटॉप लेने जाएं तब आपको क्या क्या ज्ञान होना चाहिए और इसीलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी भी है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं अमन, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक काम आपको सबसे पहला करना चाहिए, चाहे आप लैपटॉप खरीद रहे हैं, चाहे आप मोबाइल खरीद रहे हैं, चाहे आप कुछ भी खरीद रहे हैं, आपको सबसे पहले चेक लिस्ट बनानी चाहिए कि आपको जो डिवाइस ले रहे हैं आप उसमें क्या क्या चाहिए। अगर आप एक बार चेक लिस्ट बना लेते हैं तो आपका आधा काम हो गया समझो। बाकी का आधा काम इतना मुश्किल नहीं रहेगा, लेकिन चेक लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा दोस्तों बजट सेट करना। आपको एक बजट सेट करना होगा कि अपना कितना बजट है। 30,000 का बजट है, 40,000 का बजट है, 50,000 का बजट है। तो बजट सेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बजट के अंदर ये बजट को क्रॉस मत कीजिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है दोस्तों प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है। आपको इधर जाना है या फिर आपको इधर जाना है, ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा। सबसे पहले हम बात करें विंडो या फिर मैक की। मैक यानी जो एप्पल के लैपटॉप्स आते हैं। तो दोस्तों जिनको एप्पल के लैपटॉप लेने, जिनको मैक लेना है, उनको पता है कि उनको क्या लेना है। उनके दिमाग में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहती, क्योंकि उनके पास ज्यादा चॉइसेस नहीं है। एप्पल के कुछ गिने चुने मैकबुक हैं, ज्यादा मैकबुक नहीं है, तो उनके इतनी कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन वहीं पर हम बात करते हैं विंडोज की, तो विंडोज में हमें ढेरों ऑप्शंस मिल जाते हैं, ढेरों ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो उनमें से एक को चूज करना, वो भी अपने बजट के अंदर, जहां पर अपनी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हो, तो वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इस वीडियो में हम उसको कर देंगे आसान। अब मैक वालों को तो पता है कि उनको क्या लेना है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपको विंडोज लैपटॉप लेना है। तो दोस्तों विंडोज में आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपको फॉर्म फैक्टर कितना चाहिए, यानी कि लैपटॉप कितना बड़ा चाहिए, कितना छोटा चाहिए, कितना भारी चाहिए, कितना हल्का चाहिए। अगर आप ऑफिस का काम करते हैं, अपने ऑफिस का काम करते हैं, छोटा मोटा कुछ भी काम करते हैं, तो आपके लिए एक 13 to 14 इंचेस का लैपटॉप सफिशिएंट रहेगा। अब 13 to 14 इंचेस के लैपटॉप में एक और फायदा है कि वो बहुत ही हल्का आता है और बहुत ही छोटा आता है, तो आपको कैरी करने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। वो एकदम से पोर्टेबल रहता है। तो अगर आप उसको अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर कैरी करते हैं तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी। और वहीं पर आप अगर एक कोई गेमर है या फिर कोई वीडियो एडिटिंग करते हैं, फोटोशॉप करते हैं, तो आपको थोड़ी बड़ी स्क्रीन की रिक्वायरमेंट है, तो आप बड़ी स्क्रीन के लिए भी जा सकते हैं। और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी बड़ी स्क्रीन चाहिए और कितनी छोटी स्क्रीन चाहिए। और दोस्तों आजकल टच स्क्रीन लैपटॉप्स आ रहे हैं और 360 फोल्डेबल लैपटॉप्स भी आ रहे हैं। तो अगर मेरे को कोई पूछेगा कि आपके पास दो ऑप्शन है, तो 360 रोटेटिंग लैपटॉप ले लो या फिर एक टच स्क्रीन वाला लैपटॉप ले लो, तो मैं कौन सा लूंगा? तो मैं सीधा सीधा लूंगा 360 फोल्डेबल लैपटॉप। अब उस फोल्डेबल लैपटॉप के कई फायदे हैं, कुछ फायदे मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। अब दोस्तों जैसे टच स्क्रीन की बात करें, तो टच स्क्रीन इतनी यूज नहीं आती लैपटॉप में। हमें आदत रहती है कि हम सब कुछ माउस से ही ब्राउज करते हैं, जहां पर भी जाना हो, जिसको भी क्लिक करना है माउस से ही क्लिक करते हैं, माउस पैड से। हमें टच की आदत बिल्कुल भी नहीं, और टच उतनी दूर जाकर करना थोड़ा मुश्किल भी रहता है। तो टच स्क्रीन इतना रिलायबल नहीं है। मैं लूंगा फोल्डेबल, क्योंकि उसे वी शेप में बनाकर अपनी टेबल पर रख सकते हैं और आराम से अपना कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। और भी बहुत फायदे हैं, जब आप यूज करेंगे तो आपको 360 डिग्री रोटेटिंग लैपटॉप के काफी फायदे मिलेंगे। तो मैं तो जाऊंगा 360 रोटेटिंग लैपटॉप के ऊपर। दोस्तों थोड़ी देर पहले डिस्प्ले की तो बात कर ही रहे थे, तो आपको कितनी रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले लेना चाहिए ये भी अभी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपका कोई ऑफिस वर्क है, नॉर्मल वर्क है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है, तो आपके लिए 60 हर्ट्ज का एनएफ है। और आप अगर एडिटिंग भी कर रहे हैं तो आपके लिए भी 60 हर्ट्ज का पैनल बेस्ट है, 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले बेस्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो गेमिंग के लिए आप जा सकते हैं हाई रिफ्रेश रेट पर, 144 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, जितनी भी आपकी मर्जी हो। लेकिन नॉर्मल एडिटिंग के लिए और ऑफिस वर्क के लिए, टाइपिंग वर्क के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए 60 हर्ट्ज इज एनफ। और फिर दोस्तों अगर आप फोटोशॉप करते हो और एडिटिंग करते हो, तो आपको अपने लैपटॉप के डिस्प्ले का sRGB गैमेट जरूर से चेक करना है। आपके लैपटॉप का sRGB गैमेट 95 या 92, 95 से ऊपर रहना चाहिए। हो सके तो 100% अगर sRGB गैमेट मिले तो सबसे अच्छा है। और अगर आपका sRGB गैमेट 92, 95 से कम होगा, तो आपको लैपटॉप में, अपने लैपटॉप के डिस्प्ले में कलर्स अलग दिखेंगे और एक्चुअल में कलर्स अलग दिखेंगे। तो अगर आप फोटोशॉप कर रहे हो या फिर वीडियो एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग करते हो, तो आपको sRGB गैमेट जरूर से चेक करना है। नेक्स्ट चीज आती है दोस्तों वेबकैम, और ये काफी एसेंशियल है इस टाइम के लिए, खासकर जब हम सारे लोग घर पर बैठे। तो जो भी हम बाहर मीटिंग्स अटेंड करते हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही करते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थोड़ी बड़ी हो, थोड़ी कंपनी की हो, तो हम उसको मोबाइल से करना थोड़ा सा वेट रहता है, तो हम अपने जनरली लैपटॉप से करते हैं। तो लैपटॉप में
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक वेब कैम। तो जब भी आप लैपटॉप लेना चाहिए तो इंश्योर कीजिएगा कि उसमें वेब कैम हो, और वेब कैम होने के साथ साथ अच्छा वेब कैम हो, HD मिनिमम HD वेब कैम तो होना चाहिए। और वेब कैम के साथ साथ एक माइक्रोफोन, अच्छी क्वालिटी का माइक्रोफोन भी होना चाहिए। इनफैक्ट कई लैपटॉप्स तो ऐसे आते हैं जिनमें 2 या 3 माइक्रोफोन्स भी होते हैं, ताकि वो नॉइस कैंसिलेशन भी कर पाए और जो आपकी ऑडियो है उसको और भी इनहेंस करके रिकॉर्ड कर पाए। तो हो सके तो मिनिमम तो 1 है और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। अब जो पॉइंट आ रहा है दोस्तों, उसके ऊपर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते लैपटॉप खरीदते वक्त, वो है लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी। हम आपने भी नहीं सोचा होगा, आपने भी कभी नहीं देखी होगी लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, लेकिन आपको लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने अपना लैपटॉप अपने बैग में डाला है और उसको आप कहीं कैरी कर रहे हो, बैग के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लगा और लैपटॉप क्रैक हो गया, अगर उसकी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं है, और थोड़ा सा कहीं से टच हो गया, थोड़ा सा गिर भी गया, मान लो इंसान गिर जाता है तो वो टूट गया। तो इससे बचने के लिए आपको एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी का लैपटॉप जरूर से लेना चाहिए, और आपको इंश्योर करना चाहिए जब आप लैपटॉप ले रहे हो कि आपका लैपटॉप थोड़ी अच्छी क्वालिटी का हो, जो उसमें प्लास्टिक यूज है वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक हो। अगर आप कुछ ब्रांडेड कंपनी का लैपटॉप लेंगे तो आपको जरूर अच्छा प्लास्टिक मिलेगा, अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, लेकिन अगर आप कहीं से चोर बाजार से हल्का फुल्का लैपटॉप उठा के लाते हो तो उसमें आपको इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलती। अब आते हैं दोस्तों पोर्ट्स एंड बटन्स, और पोर्ट्स एंड बटन्स में आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आप किसी भी लैपटॉप्स को CD ड्राइव के लिए रिजेक्ट मत कीजिएगा। CD ड्राइव को भूल जाइए। CD ड्राइव का जमाना तब था जब अपने पास अच्छा इंटरनेट एक्सेस नहीं था, स्पीड नहीं आती थी, हम ऑनलाइन कोई वीडियो नहीं देख सकते थे, तब हम CD ड्राइव का यूज लेते थे कोई भी मूवी वगैरह देखने के लिए। लेकिन दोस्तों आज के टाइम पर ऑलमोस्ट सभी के पास अच्छी इंटरनेट एक्सेस है और वो आराम से ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप CD ड्राइव अपने लैपटॉप में लेंगे तो CD ड्राइव काफ़ी बड़ी आती है, तो वो उतना स्पेस आपका अपने लैपटॉप में लेगी और उसी की वजह से आपका लैपटॉप बड़ा भी होगा और भारी भी होगा। और CD ड्राइव आपको आजकल मैक्सिमम लैपटॉप्स में मिलेगी भी नहीं, सबने निकाल दिया CD ड्राइव को। और कभी आपको जरूरत है, इतनी जरूरत है कि आपको CD लगानी होगी, तो आप एक एक्सटर्नल CD ड्राइव रीडर ले सकते हैं, उसको नॉर्मल USB से कनेक्ट करके और CD को पढ़ सकते हैं उसमें CD में क्या है। अब आते हैं मेन पोर्ट्स एंड बटन्स पर। तो आपको एक CD ड्राइव की जगह एक USB Type-C का पोर्ट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये USB Type-C का जमाना आ गया है दोस्तों, और कम से कम एक USB Type-C का पोर्ट आपके लैपटॉप में होना चाहिए। बाकी ये USB-A जो नॉर्मल USB होता है उसकी बात करें तो कम से कम 3 पोर्ट आपके लैपटॉप में USB-A के यानी नॉर्मल USB के होने चाहिए। और अगर आप डाटा ट्रांसफर ज्यादा करते हैं तो एक पोर्ट आपके लैपटॉप में USB 3.0 का भी होना चाहिए, उससे आपकी डाटा स्पीड बढ़ जाएगी। बाकी ये पोर्ट्स की बात करें तो दोस्तों अगर आप अपने लैपटॉप के साथ एक एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट करने वाले हो तो आपको मेक श्योर करना है कि उसमें HDMI पोर्ट भी, अगर HDMI पोर्ट नहीं होगा तो एक्सटर्नल मॉनिटर कैसे कनेक्ट होगा। और जो बाकी के पोर्ट्स हैं वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग देख लीजिए आपको क्या जरूरत है क्या नहीं। यूजुअली बेसिक पोर्ट्स तो सब लैपटॉप्स में मिल जाते हैं लैन वगैरह के। और अगर दोस्तों आप अपने लैपटॉप पर वीडियोस बहुत ज़्यादा देखने वाले हो, कंटेंट कंजप्शन जिसको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा करने वाले हो, तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि लैपटॉप की स्पीकर जो इनबिल्ट स्पीकर हैं वो थोड़े अच्छे हों। जनरली लैपटॉप्स में इतने लाउड इतने हैवी स्पीकर्स आते नहीं हैं, छोटे स्पीकर लगाए जाते हैं स्पेस की वजह से। कई लैपटॉप्स में जो ऑडियो की अच्छी खासी कंपनी है हारमन, डोल्बी, उनके साथ कोलैब कर और अच्छे स्पीकर्स लैपटॉप में लगाए जाते हैं। तो आपको भी मेक श्योर करना है कि अपने लैपटॉप में बढ़िया स्पीकर्स हों अगर आप ज़्यादा वीडियो वगैरह देखना वाले हैं तो। और फिर आती है दोस्तों कनेक्टिविटी, और कई लैपटॉप्स में तो आप 4G वोल्टी का भी सपोर्ट ले सकते हो, यानी कि उसमें आप एक सिम डाल सकते हो। तो अगर आपको सिम डालने की ज़रूरत है अपने लैपटॉप में तो आप लीजिएगा 4G वोल्टी। अगर आपको अपने लैपटॉप में सिम डालने की कोई ज़रूरत नहीं है तो आप 4G वोल्टी को स्किप भी कर सकते हैं। बाकी वाईफाई और ब्लूटूथ की बात करें तो वाईफाई आप 6 ले सकते हैं अगर आपका बजट कहता है तो, वरना वाईफाई 6 थोड़ा प्रीमियम लैपटॉप्स में आता है, लेकिन मिनिमम वाईफाई 5 तो आपको लेना ही लेना है। और ब्लूटूथ का तो लेटेस्ट वर्जन लेना है, ब्लूटूथ 5.0 जो 4.2 4.3 है उनकी तरफ देखना भी मत। फिर आते दोस्तों आपको अपने लैपटॉप में OS कौन सा लेना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब विंडोज 10 का जमाना चल रहा है और विंडोज 10 में भी आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो विंडोज 10 होम एडिशन और एक विंडोज 10 प्रो। तो विंडोज 10 होम एडिशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम लोग विंडोज 10 होम एडिशन ही यूज करते हैं। और एक बात दोस्तों, अगर आपके पास विंडोज की कॉपी है, जेन्युइन कॉपी अगर आपके पास विंडोज 10 की है तो आप एक डोस लैपटॉप भी ले सकते हैं। डोस लैपटॉप में आपके पास लैपटॉप आने के बाद में विंडोज खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें 3-4 हज़ार का प्राइस डिफरेंस रहता है। तो यानी कि आप एक विंडोज लैपटॉप लेंगे, प्री इंस्टॉल्ड विंडोज लैपटॉप, तो आपको वो 3-4 हज़ार रुपये महंगा
आएगा, और अगर आप एक डॉस लैपटॉप लेंगे तो 3-4 हज़ार रुपए सस्ता आएगा। डिस्प्ले के बाद दोस्तों सबसे ज्यादा हम इंटरेक्ट करते हैं कीबोर्ड के साथ, डिस्प्ले पर देखते हैं और कीबोर्ड पर टाइप करते हैं। तो अगर आप अपने लैपटॉप पर काफी ज्यादा टाइप करने वाले हो, अगर एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज कर रहे हो, तो आप कैसा भी कीबोर्ड ले सकते हो, लैपटॉप का कैसा भी कीबोर्ड हो, इतना मैटर नहीं करता। लेकिन आप लैपटॉप के कीबोर्ड पर ही काफी ज्यादा टाइपिंग करने वाले हो, तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपका लैपटॉप का कीबोर्ड अच्छी क्वालिटी हो, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक ड्यूरेबल रहे और आपको टाइपिंग करने में थोड़ा मजा भी है। तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप लैपटॉप पर टाइपिंग करने वाले हो? तो एक तो ट्रैवल डिस्टेंस की इसका अच्छा होना चाहिए, यानी कि जब हम उसको क्लिक करते हैं तो उसका जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको फील अच्छी है। और फिर दोस्तों जो कीज हैं उनकी साइज भी अच्छी खासी होनी चाहिए, वो ऐसा नहीं कीज एकदम छोटी छोटी कंजस्टेड सी हो, और कीज के बीच में डिफरेंस भी होना चाहिए, ताकि आप डिफरेंस कर सको कीज के अंदर कि भाई कौन सी की कहाँ है और कौन सी की कहाँ है। कीबोर्ड की तो बात कर ही रहे थे दोस्तों, अब माउस पैड भी साथ में रहता है कीबोर्ड के, तो माउस पैड को भी देखिए तो जितना बड़ा माउस पैड होगा उतना बढ़िया। इसमें एक ही रूल है, जितना बड़ा माउस पैड उतना बढ़िया। अगर माउस पैड बड़ा होगा तो आप आसानी से, आपको काफी एरिया मिल जाएगा अपने फिंगर को स्क्रॉल करने के लिए, आसानी से आप किसी भी कॉर्नर में जा सकते हो लैपटॉप की स्क्रीन के। लेकिन अगर छोटा माउस पैड होगा, फिर आप टच पैड कह सकते हैं उसको, तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। एप्पल के लैपटॉप्स के काफी बड़े बड़े माउस पैड आते हैं, उतने बड़े तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि थोड़ा बड़ा माउस पैड हो। दोस्तों लैपटॉप में एक फायदा और होता है कि लाइट जाने के बाद में भी आपको 3-4 घंटे का बैकअप आराम से मिल जाता है। तो अगर आप लैपटॉप ले रहे हो तो उस लैपटॉप में आपको मेक श्योर करना है कि कम से कम 4 घंटे का बैटरी बैकअप होना चाहिए। और दोस्तों जो कंपनी क्लेम करती है इतना बैकअप, वो उतना बैकअप हमको नहीं मिल पाता, क्योंकि वो आइडियल कंडीशंस पे चेक करती है। रेगुलर कंडीशंस पे हमको उतना बैकअप नहीं मिल पा रहा। आपको रेगुलर कंडीशन पे ऑलमोस्ट 40% बैकअप लॉस हो जाएगा, 40% एनर्जी लॉस हो जाएगी। एग्जांपल लेते मान के चलिए आपकी कंपनी, आपके लैपटॉप की कंपनी आपके लैपटॉप का 10 घंटे का बैकअप क्लेम कर रही है, तो आप मान के चलिए आपको 6 घंटे का ही बैकअप मिलेगा। जब कंपनी टेस्ट करती है वो आइडियल कंडीशंस पर टेस्ट करती है, लेकिन हम रेगुलर यूज करते हैं लैपटॉप को, तो हमको 40% बैकअप लॉस हो जाता है। तो आपको कम से कम 4 घंटे का बैकअप लेके चलना है, ये माइनस करने के बाद में। और दोस्तों अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो आप अपने लैपटॉप में फास्ट चार्जिंग भी ले सकते हैं। लैपटॉप्स आते हैं कई जो आपको आधे घंटे में 50% बैटरी चार्ज कर देंगे, तो अगर आपका बजट आपको कहता है तो आप ले सकते हैं। और वरना आपको इतनी नीड भी नहीं है, और रात भर चार्ज पर लगा देंगे, सुबह हमको चार्ज मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक नॉर्मल लैपटॉप भी ले सकते हैं, फास्ट चार्जिंग की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपका बजट है तो जरूर से लीजिए। ये तो बात हो गई दोस्तों फिजिकल की, बैटरी, डिस्प्ले, कीबोर्ड, माउस पैड, बिल्ड क्वालिटी। अब चलते हैं लैपटॉप के अंदर। अब लैपटॉप के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे स्टोरेज की, कि आपको स्टोरेज कितनी लेनी चाहिए। अब स्टोरेज भी आजकल 2 टाइप की आने लग गई है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप 40,000 तक लैपटॉप देख रहे हो, 40,000 तक की प्राइस रेंज का लैपटॉप ले रहे हो, तो आपको जरूर SSD मिलनी चाहिए। और अगर आप 20,000 25,000 की प्राइस रेंज में हो तो आपको जनरली HDD मिलेगी, हार्ड डिस्क की मिलेगी, SSD नहीं मिलेगी। और दोस्तों जब भी आपको मौका मिले कि आपको HDD लेनी है या फिर SSD लेनी है, कोई आपको पूछे, तो आपको हमेशा SSD को ही पिक करना है, क्योंकि SSD के कई फायदे हैं। एक नुकसान भी है कि SSD थोड़ी महंगी आती है, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही महंगी आती है नॉर्मल HDD से, लेकिन वो काफ़ी ड्यूरेबल होती है, उसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते, तो उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है नॉर्मल HDD से कंपेयर करें तो। और दोस्तों जो SSD में रीड एंड राइट स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है नॉर्मल HDD से अगर हम कंपेयर करें तो आपको हमेशा SSD पिक करनी है। और जो 40,000 तक के लैपटॉप्स आते हैं, 50,000 40,000, उनमें एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है HDD का और SSD का। उसमें आपको 256 GB की SSD मिलती है और 1 TB की HDD मिलती है। और ये एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन रहता है जो आपको स्टोरेज में मिलता है, और जो मिड क्लास लैपटॉप्स हैं जैसे 40-50 हज़ार के, उनमें आपको यही कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज का मिलता है। अब आते हैं दोस्तों मेन हेड के ऊपर, प्रोसेसर कौन सा आपको लेना चाहिए। सो जो आपको पावर देगा आपके डिस्प्ले को, आपके कीबोर्ड को, आपको प्रोसेसर कौन सा लेना चाहिए। देखिए दोस्तों 4-5 साल पहले तक AMD के प्रोसेसर इतने अच्छे नहीं आते थे, लेकिन आज हम देखें तो AMD 3, AMD 5, AMD 9 काफ़ी अच्छे प्रोसेसर हैं इंटेल की टक्कर में। पहले इंटेल अकेला प्रोसेसर बनाता था, लेकिन अब AMD राइजन और इंटेल की आपस में टक्कर रहती है। दोनों के कुछ फायदे हैं, दोनों के कुछ नुकसान है। तो देखिए जो AMD के प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है, वो काफ़ी कम पावर कंजप्शन करते हैं, और ये इसके लिए क्योंकि वो 7nm की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं पर इनका एक ड्रॉबैक भी है कि ये हीट बहुत होते हैं। अगर आपके लैपटॉप में AMD का प्रोसेसर है तो आपका लैपटॉप हीट ज़्यादा होगा। और दोस्तों जो इंटेल के प्रोसेसर आते हैं वो जाने जाते हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए, वो इंटेल के प्रोसेसर जाने जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा पावर कंजप्शन ज़्यादा लेते हैं। और क्योंकि ये
10nm की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं, और अगर थोड़ा पुराना इंटेल का प्रोसेसर है तो वो 14nm का भी प्रोसेसर हो सकता है, 14nm की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड। तो दोस्तों अगर आप एक लैपटॉप ले रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि जो प्रोसेसर आप ले रहे हैं वो लेटेस्ट जनरेशन का हो, ओल्ड जनरेशन का प्रोसेसर बिल्कुल भी मत लीजिएगा अपने लैपटॉप के अंदर। और दोस्तों जो आपको स्टेबिलिटी मिल रही है इंटेल के अंदर वो आपको फ्री में नहीं मिल रही। जो AMD के राइजन प्रोसेसर आते हैं वो थोड़े सस्ते आते हैं, और जो इंटेल के प्रोसेसर आते हैं वो थोड़े महंगे भी आते हैं, तो इस बात को भी दिमाग में लेकर चलिएगा। तो दोस्तों अब बात आती है कि आपको इंटेल लेना चाहिए या फिर AMD राइजन लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपका नॉर्मल वर्क है, आप ऑफिस का काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं, तो आपके लिए AMD राइजन प्रोसेसर बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आप AMD राइजन का प्रोसेसर लीजिए दिल खोल के। लेकिन अगर वहीं पर आप गेमिंग करते हैं या फिर एडिटिंग करते हैं जहां पर आपको बिल्कुल भी क्रैश नहीं चाहिए, लैपटॉप एकदम स्टेबल चलना चाहिए, तो आपको एक इंटेल के प्रोसेसर के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इंटेल के प्रोसेसर बहुत जाने जाते हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए, वो बिल्कुल भी क्रैश नहीं करते आपके जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उनको। तो गेमिंग एडिटिंग के लिए, हैवी वर्क के लिए इंटेल, और नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन ऑफिस वर्क के लिए AMD एनी टाइम। अब साथ के साथ दोस्तों रैम की भी बात कर लेते हैं कि आपको रैम कितनी लेनी चाहिए। तो अगर आप 40,000 तक आज के टाइम लैपटॉप खरीद रहे हो तो आपको कम से कम 8 GB मिनिमम, आपको 8 GB रैम खरीदनी चाहिए। और ये 8 GB रैम भी उसके लिए जब आप कोई डॉक्यूमेंटेशन, अपना ऑफिस वर्क, नॉर्मल वर्क, वीडियो कंजप्शन, कंटेंट कंजप्शन अगर आप अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर कर रहे हो तो आपको 8 GB रैम ओके मिनिमम आपको 8 GB लेनी चाहिए, और हो सके तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप उस पर गेमिंग करेंगे, एडिटिंग करेंगे, तो मान के चलिए दोस्तों 16 GB मिनिमम टू मिनिमम आपको 16 GB लेनी है, हो सके तो 32 GB ले लीजिए, मिनिमम टू मिनिमम आपको 16 GB तो रैम लेनी ही है। और दोस्तों रैम लेते टाइम ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आप रैम ले रहे हैं उसके जो स्लॉट्स बने हुए लैपटॉप के अंदर वो अपग्रेडेबल हो। कई लैपटॉप्स में क्या होता है दोस्तों, जो स्लॉट्स बने होते हैं रैम के, स्लॉट्स नहीं होते, रैम ऑलरेडी सोल्डेड होती है आपके प्रोसेसर पर, आपके मदरबोर्ड पर, ताकि वो थोड़ा स्पेस को बचा सके, लेकिन वो उसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते फ्यूचर में। तो आपको ये जरूर मेक श्योर करना है कि आपके लैपटॉप्स में रैम के स्लॉट हो, ताकि आपको कभी फ्यूचर में रैम को अपग्रेड करने की जरूरत हो तो आप स्लॉट खोलकर और उसमें से अपनी नॉर्मल जो भी रैम लगी है उसको निकाल कर एक अच्छी और हाई रैम, हाई क्या ज़्यादा GB की रैम आप उसमें डाल दें आराम से। तो इस बात का भी ध्यान रखना, उससे कहते हैं अपग्रेडेबिलिटी। एक बार और फिर बता देता हूँ फटाफट से, ऑफिस वर्क के लिए, कंटेंट कंजप्शन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए 8 GB रैम मिनिमम, और वीडियो के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए और गेमिंग के लिए 16 GB रैम मिनिमम। अब बता दोस्तों ग्राफिक कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए इतना नहीं है। तो अगर आप नॉर्मल ऑफिस वर्क कर रहे हैं, MS वर्ड चला रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कंटेंट कंजप्शन कर रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं, तो आपके लिए नॉर्मल ग्राफिक कार्ड जो इंटीग्रेटेड आता है लैपटॉप में वो बहुत आपको एनफ है, और किसी ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं। लेकिन वहीं पर आप गेम्स खेल रहे हैं, हैवी गेम्स खेल रहे हैं, एडिटिंग में भी थोड़ा, अगर आप प्रीमियर पर कर रहे हैं तो इतना ग्राफिक कार्ड काम में नहीं आता, लेकिन आप एडोब आफ्टर इफेक्ट्स में एडिटिंग कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक कार्ड काम आता है। तो अगर आप एडिटिंग करते हैं और आप गेमिंग करते हैं तो आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड परचेज करना चाहिए, और डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की प्राइस 1-1.5 लाख तक पहुंच जाती है जो एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड लगता है। लैपटॉप्स में मोस्टली जो गेमिंग के लिए लैपटॉप्स आते हैं उनमें तो इतना अच्छा, इतना बड़ा ग्राफिक कार्ड इंटीग्रेटेड आ जाता है, लेकिन जो नॉर्मल 40,000 के लैपटॉप आते हैं उनमें इतना बड़ा इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड्स आपको देखने को नहीं मिलता। तो और लास्ट में दोस्तों आप मेक श्योर करना कि जिस भी ब्रांड का आप लैपटॉप ले रहे हो उस ब्रांड का लैपटॉप का सर्विस सेंटर या फिर ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर आपके एरिया, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके सिटी में होना चाहिए, क्योंकि कहीं आपको कल अपग्रेड करना है, कोई छोटी मोटी दिक्कत आ गई तो आप डायरेक्ट सर्विस सेंटर जा सकते हो, ऑथोराइज सर्विस सेंटर। अगर आप बाहर नॉर्मल हर किसी से अपना लैपटॉप खुलवाओगे तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो ये भी आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि आपके एरिया में, आपके सिटी में एक ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर होना चाहिए आपके लैपटॉप के ब्रांड का। तो दोस्तों यही थी इतनी बड़ी सारी वीडियो, सारे पॉइंट्स बता दिए हमने लैपटॉप्स के, आपको क्या क्या ज्ञान चाहिए लैपटॉप्स खरीदते वक्त। आपने ये वीडियो पूरी देख ली, यहाँ तक पहुँच गए तो आप डायरेक्ट लैपटॉप खरीदने जा सकते हैं। इन पॉइंट्स को, जो भी पॉइंट्स मैंने बताए, इन पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है तो चलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर देगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।